हाँ जी, आज का पहला टॉपिक मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। जो स्टैंडिंग वेव की थियरी हमने पढ़ी है उसी को अप्लाई करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझें, लेट से ये दो वोल्स हैं, आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब यहां पे आपने रस्सी को बांध दिया है और एक यहां पे बांध दिया है। अगर मैं जैसे गिटार बजाते हैं तो ना उसको ऐसे प्लग करते हैं, अगर मैं इसको यहां से बिल्कुल सेंटर से प्लग करूं, प्लग का मतलब ऐसे उसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो क्या ये सबसे जो फंडामेंटल मोड हो सकता है वाइब्रेशन का वो ये होगा? हाँ जी, इससे कम कोई आपका और मोड नहीं हो सकता जिसमें आपकी वेव बन सके। वो क्या स्टैंडिंग वेव है? हमने देखा था स्टैंडिंग वेव कैसी होती है, ऐसे जैसे अपने दो पॉइंट पे फिक्स है, दो नोड्स के बीच में, और वहां पे आपकी वो ऑसिलेट करती है। तो ये स्टैंडिंग वेव का सबसे बेसिक मोड है, सबसे फंडामेंटल। ठीक है, इसके अगला क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉसिबल मोड बताएं। नेक्स्ट पॉसिबल मोड हो सकता है कि आपकी वेव ऐसे बने, आपने ऐसे प्लग किया है कि आपकी दो वेव्स एक साथ इस तरीके से बन रही हैं। ठीक है, इससे अगला मोड क्या हो सकता है? आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ पे आधी वेव ही बन रही है, आधी भी नहीं, हाँ आधी वेव बन रही है, यहाँ पे एक वेव बन रही है। अगले मोड में आपकी डेढ़ वेव बन सकती है क्या? कुल मिला के जो आपकी स्ट्रिंग बंधी हुई है, आप अलग अलग पॉइंट से उसको डिस्टर्ब करके अलग अलग तरह की वेव जनरेट कर सकते हैं, उसी को आप मोड्स बोल रहे हैं, और वो स्टैंडिंग वेव आपकी बन रही है। ठीक है, जब भी एक ऐसे स्ट्रिंग बंधी हुई है और आपको स्टैंडिंग वेव जनरेट करनी है, तो सबसे पहले कंडीशन होती है स्टैंडिंग वेव की, कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव। साथ के साथ नोट करते रहेंगे, कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव। ये जो दो एंड्स के बीच में जहां रस्सी बंधी हुई है उसकी लेंथ यदि L है, तो दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। यहां पे बताएं, यहां पे आपकी लेंथ कितनी है? आप देखें ये आधी वेव ही है, अगर पूरी वेव होती तो ये ऐसे होती। तो यहां पे L कितना है बताएं एक बार? लेमडा बाय 2। जब n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो दिस लेंथ बिकम्स लेमडा बाय 2। यहां पे आपकी आधी वेव ही पॉसिबल है। उससे अगला जो मोड है वाइब्रेशन का, वहां पे आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपका L बन जाता है लेमडा। उससे अगले मोड की बात करेंगे तो L इक्वल टू 3 लेमडा बाय 2। इस तरीके से हम मोड्स की बात करते हैं, वो वेवलेंथ के उस पे बेस्ड है। ठीक है, अगर मुझे इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, कहने का मतलब लेंथ दे रखी है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये जो वेव है वो एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे होगी, वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड इक्वल टू लेमडा बाय वी। बताएं, अगर किसी मूविंग वेव का मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो लेमडा बाय वी फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी। ठीक, इसी को अगर फ्रीक्वेंसी बनाना है तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाय टाइम। 1 बाय टाइम इज लेमडा बाय वी। अगर मुझे हर मोड की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो मैं v बाय लेमडा लिख दूंगा। यहां पर हर केस में वेलोसिटी सेम रहेगी, स्टैंडिंग वेव की जो वेलोसिटी रहेगी, स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी का मतलब क्या है वैसे? स्टैंडिंग वेव का वेलोसिटी का मतलब है वो स्टैंडिंग वेव जिन दो वेव से मिलकर बनी है उनकी वेलोसिटी। क्लियर है? तो आप बताएं, एक स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव बनती है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने
डिफरेंट डिफरेंट वेव्स की स्पीड के फॉर्मूला लिखे थे। आप बताएं स्ट्रिंग के ऊपर बनने वाली वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ने पढ़ सकते हैं, पलटे पढ़ने। टी बाई म्यू, टी क्या थी? टेंशन इन स्ट्रिंग। म्यू क्या था? मास पर यूनिट लेंथ। एक ये रस्सी पे जो वेव बनेगी उसकी स्पीड टी इक्वल टू वी इक्वल टू टी बाई म्यू थी। बाकी भी कई सारे फॉर्मूले किए थे, बताएं क्या थे वो? साउंड वेव की स्पीड सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड में कितनी आई थी? वाई बाय रो, अंडर रूट वाई बाय रो। वाई क्या है? ठीक है। लिक्विड में बीटा बाय रो, और गैस में जनरल फॉर्मूला इज बीटा बाय रो, और बीटा को हम लिख सकते हैं गामा पी, है ना, गामा पी, ऐसे करके हमने वो फॉर्मूले किए थे। ठीक है, तो यहां पे हम ने अगर फ्रीक्वेंसी लिखी है, फ्रीक्वेंसी इज वी बाय लेमडा, सब केसेस में आपकी स्ट्रिंग सेम है तो वेलोसिटी विल बी सेम, क्योंकि आपने जितनी टाइट करनी है वो टेंशन भी सेम रखी है, रस्सी भी सेम यूज की है, तो टी बाय म्यू इज सेम, देयरफॉर वेलोसिटी इज सेम। ठीक है, बट अलग अलग मोड्स होने के कारण आपकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। ठीक है, पहले केस में अगर वेवलेंथ निकालूं मैं, तो पहले केस की वेवलेंथ हो जाएगी लेमडा इक्वल टू 2l, सेकेंड केस में लेमडा इक्वल टू l, थर्ड केस में लेमडा इक्वल टू 2l/3। तीनों केस में l भी बराबर है और v भी बराबर है, पर लेमडा अलग अलग है। अब आप सिंपली v बाय लेमडा पुट करके तीनों की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट केस v सबके लिए सेम, लेमडा की जगह 2l। यहां पे चेक करें फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट करके लिख लेना। ये l का रिलेशन है, तो म्यू इज बेसिकली v बाय लेमडा। ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा फ्रीक्वेंसी का, v बाय लेमडा, इसको आप याद रखना, v बाय लेमडा। तो v तो सेम ही है, लेमडा क्या यहाँ पे? l। तो इस केस की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? v बाय l। इसकी कितनी आई थी? v बाय 2l। अगर इस फ्रीक्वेंसी को मैं f1 बोलूं तो ये कितनी हो गई है f1 के टर्म में? अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2f1। यहां फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? v बाय लेमडा, v सबके लिए सेम है, लेमडा कितना हो गया? 2l/3। अगर इस फ्रीक्वेंसी की बात करें, दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 3f1। तो हर अगले मोड में, अगले मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ रही है। वेवलेंथ आपका लेमडा बाय 2 से बढ़ रहा है, पहले लेमडा बाय 2 है, फिर आपकी क्या नाम है, पहले में हाफ वेवलेंथ है, फिर आपने अगले में फुल वेवलेंथ है, फिर 3/2 वेवलेंथ है। इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ केस के लिए आप डायग्राम बनाएंगे सब लोग। फोर्थ केस के लिए जो फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसका डायग्राम बनाएंगे, लेंथ और लेमडा के बीच में रिलेशन लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कितनी आएगी। आगे फोर्थ केस की, फोर्थ केस से अगला यार, यहाँ पे ये ऐसे वेव बनी है लेमडा बाय 2, ये लेमडा है, ये 3 लेमडा बाय 2 है, नेक्स्ट इज 2 लेमडा। सब कुछ निकालना है, पहले रिलेशन, पहला रिलेशन एल और लेमडा का,
और फिर उसके बाद लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एल, फिर फ्रीक्वेंसी, फाइनली फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक, हाँ जी बच्चों, डन। लिख लिया बोर्ड पे जो लिखा हुआ है? देखिए अब मैं चारों केस को कंक्लूड कर रहा हूं एक बार दोबारा से। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ठीक है। यहां पे लेंथ ये एल है सबकी। बताएं इस केस में एल इज lambda by 2, lambda is 12, यहाँ पे लेंथ lambda, यहाँ पे L इक्वल टू 3/2 lambda एंड lambda इक्वल टू 12/3, यहाँ पे L इक्वल टू 2 lambda। इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? V बाय lambda मीन्स V बाय 2L, इसको आपने बोला F1। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज V बाय lambda और ये हो गई V बाय L दैट इज 2F1। यहां बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज V बाय lambda और यह आ जाता है V बाय 2L और 3F1। यहाँ पे न्यू इक्वल टू V बाय lambda और ये V बाय 2V, ऊपर 2 आएगा 2V बाय L और ये 4F1 के बराबर। चारों में सबसे बेसिक कंडीशन आपको ये पता होनी चाहिए, सिंपल पता है। चारों केस में वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ, तो इसके कारण से सबकी V सेम है। अब इनको सबको कुछ कुछ नाम दिए गए हैं। सबसे पहले जो आपकी सबसे, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अगले वाले को बोला गया है सेकंड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक और फोर्थ हार्मोनिक। एक तो ये नाम है, इसके अलावा एक एक नाम हो रहे हैं इनके। इसको आप बोल सकते हैं फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन, जबकि सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको फंडामेंटल टोन बोला गया है और उसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोला गया है। नेक्स्ट इज, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ये आपकी सेकंड ओवरटोन है
और ये आपकी थर्ड ओवरटोन है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसमें एक नंबरिंग कम चल रही है, हार्मोनिक 1 से शुरू होती है और वहां पे उसको आप फंडामेंटल टोन, फिर फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, बस नाम का ही फर्क है और कुछ खास बात नहीं है। आप ये बताएं, क्या हम जैसे फॉर एग्जांपल यहां तो मैंने दोनों सिरों पे बांध रखी थी रस्सी, है ना। अगर मैं एक एंड रस्सी का बंधा हुआ है और एक को लगातार वाइब्रेट कर रहा हूं, क्या उस केस में भी स्टैंडिंग वेव बन सकती है? अगर मैं रस्सी का एक सिरा एक साइड से वाइब्रेट कर रहा हूं और दूसरा बंधा हुआ है, क्या उस केस में वाइब्रेट कर सकती है? कर सकती है। और दो केस बनेंगे उसमें, कैसे? अगर वहां फिक्स है, मान लो वो एंड फिक्स है, यहां से आप रस्सी को वाइब्रेट कर रहे हो, वहां से रस्सी पलटेगी और वो रिफ्लेक्ट होके आएगी वापस, तो एक वेव इस साइड से गई, एक इस साइड से गई, तो दोनों के कारण स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है। और वहां पे अगर फिक्स एंड नहीं है, एक आपने वहां पे रिंग लगा दिया है, स्मूथ रिंग है जो वहां पे मूव कर सकता है, उस केस में भी रिफ्लेक्ट करेगी, और है ना, उस केस में भी रिफ्लेक्ट करेगी। वो रिफ्लेक्शन का तरीका अलग अलग है। जब फिक्स एंड है तब क्या होता है, फेज रिवर्सल, और जब आपका फ्री एंड है तब फेज रिवर्सल नहीं होता। बट स्टैंडिंग वेव में दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? क्योंकि एक बार हुई है ना, आपकी स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, दो वेव आ रही है लगातार, तो वो फेज रिवर्सल उस पॉइंट पे है जस्ट, तो दोनों में एक जैसी वेव बन सकती है, ठीक है। और यहां पे कैसे हमने आइडिया लगाया कि ये सारी स्टैंडिंग वेव हैं, क्योंकि इनका जो हमें वाइब्रेशन दिख रहा है ऐसा ही हमें स्टैंडिंग वेव में भी दिखा था, है ना। एग्जैक्टली हमने देखा था दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, अगर यहां भी हम ऐसे इसको वाइब्रेट करा दें तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो इसको देखो यहां हमने बनाई कैसे, इसको बनाया है बीच में से ऐसे वो करके, डिस्टर्ब करके, बट वैसी ही वेव बन सकती है जब दो वेव आपस में इस साइड से इस साइड आ रही हो। क्लियर है? तो ये सारी स्टैंडिंग वेव थी, बस इसमें हमने अलग अलग मोड्स कंसीडर किए हैं और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज डिस्कस की हैं। आगे बढ़े, ठीक है। क्या साउंड वेव्स में भी स्टैंडिंग वेव बन सकती हैं? वेव्स का यदि मैथमेटिक्स सेम है तो साउंड वेव में भी आपकी स्टैंडिंग वेव बन सकती हैं। अब यहां पे साउंड वेव्स का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, उस एक्सप्रेशन में जो ए नोट है वो कुछ अलग डिनोट करेगा, देखेंगे क्या। आप हेडिंग डाल लें साउंड वेव्स। अब तक जब भी हमने एक्सप्रेशन लिखा वेव्स का, या तो वो वोटर वेव के लिए रेलिवेंट है या फिर वो स्ट्रिंग वेव के लिए रेलिवेंट है। अब हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं। साउंड वेव में लेट्स से अगर मैं कहूं y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स, तो ये ए नॉट का मतलब क्या है? अब देखें यहां पर पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए, क्या पार्टिकल आगे बढ़ रहे होंगे? नहीं बढ़ रहे होंगे। पार्टिकल अपनी जगह पे ही खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहे होंगे और उससे ऐसा परसेप्शन बन रहा होगा कि कुछ आगे मूव कर रहा है ना। तो ये जो ए नॉट है, मान लो ये सारे पार्टिकल्स इस पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। तो इनका जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस है मीन पोजीशन से, वो ए नॉट है। ये आपका ए नोट है। जब हमने ट्रांसवर्स वेव पढ़ी थी, उस केस में वेव ऐसे मूव कर रही है, तो उस पार्टिकल का ये वाला जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस है मीन पोजीशन से, वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाया था। अब इस केस में वेव ऐसे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम वो डिस्टर्ब हो सकते हैं उसको आप एम्पलीट्यूड बताओगे। ये पॉइंट कन्वे कर पा रहा हूं क्या? हाँ जी, ठीक है ना। तो पार्टिकल आपका ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन से, मैक्सिमम डिस्टरबेंस को आप एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसको बोलते हैं साउंड वेव की डिस्प्लेसमेंट वेव बेसिकली। डिस्प्लेसमेंट
अब ये बताएं, जब एक बार आप ये बना भी लेना साउंड वेव का डायग्राम। साउंड वेव में एक लोकेशन पर पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और फिर वो ग्रेजुअली रेयरफेक्शन की तरफ बढ़ते बढ़ते ये यहां पे इंप्लीमेंट हो सकता है। देखिए भाई, ये पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन में है, यहाँ रेयरफेक्शन में है। जहां पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं कंप्रेशन रीजन, कंप्रेशन। और जहां पे आपके पार्टिकल स्कैटर्ड हैं, डेंसिटी कम है, उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ये ऐसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन आगे आगे मूव करते रहेंगे, बट आप कोई भी एक लेयर ऑफ पार्टिकल पिक करेंगे, वो लेयर ऑफ पार्टिकल अपने पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रही होगी हमेशा। ठीक है, अब ऐसी ही एक्सटेंडिंग आपने वेव इस साइड से भेज दी, ऐसी ही एक साइड से भेज दी, तो ऐसा हो सकता है जैसे वहां पे नोड बने थे, ध्यान देना आप सब लोग, जैसे वहां पे नोड बने थे, यहां भी एक वेव इस साइड से आ रही है, एक वेव साइड से आ रही है, दोनों एग्जैक्टली सेम वेव हैं, बट उनमें क्या है, उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे वहां पे नोड्स बने थे, तो यहां भी नोड्स बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक लेयर ऑफ पार्टिकल अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही है ना, और उसके बगल वाले पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एक तरीके से, तो यहां भी स्टैंडिंग वेव बन सकती है। वाई? बिकॉज मैथमेटिक्स इज सेम। ठीक है, अब ये तो मैंने लिखा साउंड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट वेव। साउंड वेव के लिए हम प्रेशर वेव भी लिखते हैं। आप ये बताएं, क्या जब ये साउंड आगे ट्रेवल कर रही होगी, क्या प्रेशर का भी वेरिएशन हो रहा होगा? रिपीट कर रहा हूं, जब साउंड वेव आगे मूव कर रही है, तो पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट तो कर रहे हैं, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन तो हो रहा है, और वो वेरी भी कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि क्या जो वेव, जब साउंड वेव आगे बढ़ेगी, तो क्या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर भी वेरी कर रहा होगा? कर रहा होगा। क्यों? जब इस पॉइंट पर ये कंप्रेशन इकट्ठा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब आपका रेयर फ्रैक्शन होगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो दिस वेव कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्रेशर वेव। y इज इक्वल्स टू पी नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, इसको आप यहां पे p भी लिख सकते हैं, p माइनस के एक्स। दिस इज प्रेशर वेव corresponding टू साउंड वेव, प्रेशर वेव। ये वाला टर्म मैंने दोनों केस में सेम लिया है। वाई? जिस फ्रीक्वेंसी से आपका पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी से प्रेशर वेरी करेगा। अगर एक सेकंड में 2 बार पार्टिकल ऐसे आए हैं, तो प्रेशर 2 बार मैक्सिमम होगा, है ना। तो ये वाला टर्म सेम रहा, बट एम्पलीट्यूड वाले टर्म में क्या रहेगा, ये एम्पलीट्यूड जो है ये अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल के मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो कितना, उसका मैक्सिमम प्रेशर कितना है वो कर रहा है। इसमें एक अंतर हो रहेगा, इसमें यहाँ पे आप π/2 का टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताऊंगा क्यों। जब पार्टिकल मान लो कंप्रेशन में है, तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम। तो इसका मतलब जब प्रेशर मैक्सिमम है तब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, तो वो उल्टे चलेंगे, आपके आउट ऑफ फेज होंगे, इसलिए एक्स्ट्रा टर्म π/2 का आता है। तो आप ये लिख लें बेशक, एक पॉइंट नोट बना के, when displacement is maximum, when displacement is maximum, pressure is minimum. When displacement is maximum, pressure is minimum. वो उल्टा रिलेशन में रहेगा। ठीक, अब हम देखेंगे स्टैंडिंग वेव्स
स्टैंडिंग वेव्स इन केस ऑफ साउंड वेव्स। यहां पे दो हम अलग अलग पढ़ेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप जो आपकी बांसुरी है वो आपका ऑर्गन पाइप होता है ना, या जो भी फ्लूट है या जो भी आप हवा से बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आपके स्ट्रिंग वाले होते हैं, है ना, या फिर साउंड वाले होते हैं। तो साउंड वाला जो ऑर्गन है, ऑर्गन पाइप, पाइप मीन सिंपल एक पाइप, इस तरीके से एक पाइप है। आपने देखा वो बांसुरी के ऊपर वो छेद होते हैं अलग अलग, है ना, वो एक्चुअली होते हैं नोड्स और एंटी नोड्स क्रिएट करने के लिए। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट आप देखना कि जैसे ही आप एक पे उंगली लगाते हैं तो अलग तरह की साउंड सुनाई देती है, दूसरे पे लगाएंगे तो अलग तरह की सुनाई देगी। वो आपके नोड्स और एंटी नोड्स का डिफरेंस आता है, इसलिए फिर आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आपको अलग तरह की आवाज सुनाई देती है। तो कुल मिला के जब बांसुरी है या फ्लूट है उसमें आपकी स्टैंडिंग वेव बनती है। ठीक है, कैसे बनती हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है जो दोनों तरफ से खुला हुआ हो, आर पार है। ठीक है, और क्लोज ऑर्गन पाइप आपका है एक साइड से वो बंद है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात करूं कि यहां से आपने साउंड वेव एंटर कराई, वो बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके आएगी। रिफ्लेक्ट होके आएगी तो एक वेव इस साइड से गई, एक उस साइड से आई, दोनों ने सुपर इम्पोजिशन किया और स्टैंडिंग वेव बनाई। अब जब ये वाला पार्ट बंद होता है तो जो पार्टिकल एयर के इस लेयर के पास में होंगे उनके पास मूव करने का चांस नहीं होता, तो वो हमेशा साउंड वेव के लिए नोड का काम करते हैं। अगर यहां पर ये एंड फिक्स है, जैसे मैंने बात की थी, अगर रस्सी का एक एंड बंधा हुआ है और आपसे यहां से वेव जनरेट करेंगे तो उस एंड पे पार्टिकल के पास मूव होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो वो नोड की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही जब आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, यहां पे आपका हमेशा नोड बनेगा, किसका? डिस्प्लेसमेंट वेव का। जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होगा वहां पे प्रेशर वेव का क्या होगा? एंटी नोड, है ना, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं हमेशा। ये भी आप नोट कर ले बेशक, क्या जहां पर द पॉइंट एट विच the point at which node exists in displacement wave, the point at which node exists in displacement wave comma at the same point anti node exists for pressure wave, for pressure wave। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप में ये आपका हमेशा नोड रहेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेव, और जहां पर ओपन एंड रहेगा वो आपका एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा। जैसे अगर यहां पर ऐसा होता, अगर वहां पे वो मूवेबल स्प्रिंग होता तो उस केस में जो आप वेव जनरेट करते उस पॉइंट पर हमेशा एंटी नोड ही रहता। फ्री एंड पर हमेशा एंटी नोड रहेगा, फिक्स्ड एंड पर हमेशा नोड रहेगा। यहां पे नोड रहेगा तो इस केस में यहां पे एंटी नोड रहेगा। डिस्प्लेसमेंट वेव की ही बात कर रहा हूं।
यहां पर दोनों एंड ओपन है तो दोनों पे ही क्या होगा, एंटी नोड होगा। अब इतना समझने के बाद आप ट्राई करें, ये पता करें दोनों केसेस में सबसे फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव कैसी बन सकती है। जैसे हमने जब एक उसमें देखा था, स्ट्रिंग में दो एंड फिक्स कर दिए थे, सबसे फंडामेंटल कैसी बनी थी, मतलब जहां पे लैम्डा बाई 2 हो लेंथ। अब आपको चेक करना है यहाँ पे वेव का, उसकी स्टैंडिंग वेव की शेप बनानी है बेसिकली, कि सबसे फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव इस केस में और इस केस में कैसी बन सकती है। देखें ध्यान से। देखें ध्यान से, यहां पर नोड है, यह एंटी नोड है, तो क्या ये वेव सबसे फंडामेंटल होगी? बताएं हाँ कि ना। इसके अलावा कोई और बना सकते हैं उससे उससे मतलब छोटी वेव आप नहीं बना सकते हैं। ये लैम्डा बाय 4 रहेगा, मतलब एल इक्वल टू लैम्डा बाय 4 टाइप रहेगा। यहां पे बताएं, उस केस में आपके दोनों नोड थे, यहां पे दोनों एंटी नोड है। क्या दो एंटी नोड हो तो उन दोनों एंटी नोड के बीच में एक नोड होना जरूरी है? नहीं जरूरी है। दो नोड होंगे, दो एंटी नोड होंगे तो दोनों के बीच में एक नोड तो होना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे आपकी सिंपलेस्ट वेव जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है आर्यन, क्लियर है? अब इसमें इसकी अगली जो वेव बन सकती है स्टैंडिंग वेव, वो कैसी बन सकती है? इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग निकालें। बस ध्यान ये रखना है कि ये आपका क्या रहे, एंटी नोड रहे, और ये नोड रहे। तो अगर आप इससे अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन या स्टैंडिंग वेव बनाएंगे तो कैसी होगी? लगाएं दिमाग, शाबाश। नहीं लगाएंगे? बना के दिखाएं। एक बार दिखा तो बना के। आपने दोनों पे एंटी नोड बना दी है, आप चेक करें, शायद दोनों पे एंटी नोड बनाई है। ये आपने लिख लिया इस पेज वाला, आगे बढ़े ना। देखो दोबारा बनाते हैं। यहां पे ये क्लोज्ड पार्ट है, सबसे बेसिक अपने फंडामेंटल जो स्टैंडिंग वेव बनाई वो कुछ इस तरीके से बनाई। यहां पे दोनों ओपन एंड है, दोनों में एंटी नोड बनेगा, तो एक एंटी नोड, दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड तो आना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में देखें, अगर इसकी अगली स्टैंडिंग वेव बनाना चाहते हैं
यहां पे एंटी नोड ही रहना है। अगर बीच में एक नोड ले आए, अगर बीच में एक नोड ले आए तो क्या यहां पे ऐसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो तो एंटी नोड है। तो कुल मिला के इसको यहां पे अगर एक बीच में नोड लेके आओगे तो एक वहां पे जाके दूसरा नोड बनेगा। बताएं हाँ के ना? इसमें बताएं आगे क्या होगा? नेक्स्ट मोड ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या हो सकता है? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल ये बनेंगे। दोनों जगह एंटी नोड होने चाहिए, एक नोड बीच में होना है ही है। अगर एक और नोड आ जाए, ये होगा, आपने ये बनाया थोड़ा अंतर किया हल्का सा। क्लियर है ये? दो नोड आ जाएंगे। यहां पे एक नोड था, यहां पे दो नोड आ गए हैं। यहां पे एक भी नोड नहीं था बीच में, यहां पे एक नोड आ गया है। इससे अगला ट्राई करें। देखो ये बिल्कुल ना पजल की तरह है कि आपको यहां पे एंटी नोड रखना है, यहां पे नोड रखना है। सबसे बेसिक डायग्राम क्या हो सकता है, सबसे फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव क्या हो सकती है? ऐसी हो सकती है। इसके बाद आपको ये तो हाईएस्ट पॉइंट पे रखना है और वो वहां पे लोएस्ट पॉइंट पे रखना है। तो अगला पार्ट क्या हो सकता है, आप एक बार यहाँ से यहाँ पे नोड बना दो और वहां पे वापस नोड। तो इसका अगला पार्ट क्या होगा सोचो, दोनों केस में नोड बढ़ा दिया एक, है ना, और वहां भी एक नोड और। हर फर्दर केस में एक एक नोड बढ़ता जाएगा। हाँ जी, नोट करेंगे साथ के साथ। एक नोड था, दो नोड हो गए, अब तीन नोड बना देंगे। ऐसा ही क्या? ठीक है, यहां पे दो नोड बनेंगे बीच में। अब आप क्या करें, जैसे हमने वहां पे फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट किए थे फ्रीक्वेंसी के, F1, 2F1, 3F1, कहां पे? स्ट्रिंग वाले केस में, जब दोनों एंड पे बंधी हुई थी। अब यहां पर आप पहले लेमडा और एल के बीच का रिलेशन लिखे, सब केस में एल और लेमडा के बीच का, और फिर आप फ्रीक्वेंसी निकालें। करंट राइट सब लोग। और तीन का होने के बाद फिर फोर्थ जो बनेगा उसका भी, मतलब एक चार तक आप सबका बनाएं। क्या क्या? पहले एल और लेमडा के बीच का रिलेशन, और फिर सबकी फ्रीक्वेंसी। करंट राइट। तनिष बताएं, इसमें पहले में लेंथ और लेमडा के बीच का रिलेशन क्या होगा? नहीं, करने की जरूरत नहीं है, इसमें दिख रहा है। यहां से
और यहां तक की लेंथ लैम्डा के टर्म्स में बताएं। क्या ये वेवलेंथ का 1/4 पार्ट है यहां से यहां तक? देखो ना वेवलेंथ क्या होती है, ऐसे होती है ना। तो अगर यहां पे कौन सा ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, मैक्सिमम से मीन पे आया है, तो 1/4 होता है ना। तो ये वाला पार्ट वेवलेंथ का 1/4 है और ये 1/4 है, तो ये लैम्डा बाय 2 नहीं हो गया? L इक्वल टू लैम्डा बाय 2। फर्स्ट केस में L इक्वल टू लैम्डा बाय 2 या लैम्डा इक्वल टू 2L, और फ्रीक्वेंसी होती है V बाय लैम्डा, तो V बाय 2L, इसको बोल दिया F1। ठीक है। सेकेंड केस में बताएं लेंथ और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? लैम्डा है, L इक्वल टू लैम्डा, न्यू इक्वल टू V बाय लैम्डा, दैट इज 2F1। यहां पे निकालें L इक्वल टू 1 लैम्डा और आधा लैम्डा, 3/2 लैम्डा, न्यू इक्वल टू V बाय लैम्डा। यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2L बाय 3 V। यहाँ तो जो हमने वहां स्ट्रिंग में किया था ऐसे कैसे आ रहा है, F1 2F1 3F1, ठीक है। यहाँ और चेक करें इसमें, इसमें क्या क्या है इसमें, इसमें इसको नहीं, वो L तो आ गए, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी निकालें आगे। यहाँ पे L क्या होगा, बताएं? लैम्डा बाय 4, लैम्डा 4 दिख तो है, लैम्डा बाय 4 है, 4L। फ्रीक्वेंसी इज V बाय लैम्डा, V बाय 4L, इसको बोल दिया F1। इस केस में L कितना होगा, नहीं L इक्वल टू लैम्डा के टर्म्स में कितना, लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 4 यार। क्यों? क्योंकि देखो 1/4 पार्ट ये रहा, 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा, तो 3/4 हुआ ना। तो L इक्वल टू 3/4 ऑफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 4L बाय 3। और इस केस में यहां लिख लें आप इसको, क्या था, लैम्डा था क्या, लैम्डा इक्वल टू 4L बाय 3 और फ्रीक्वेंसी इज V बाय लैम्डा, तो 4L बाय 3 V। क्या 3F1 आया है, तो यहाँ पे 2F1 मिसिंग है, इसका मतलब। अगले पार्ट में देखें L इक्वल टू कितना आएगा, 5/4 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 4L बाय 5, फ्रीक्वेंसी इज V बाय लैम्डा, V बाय 4L 5, 5F1। देखें आपका ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसीज जो भी आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका 4 टाइम्स बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है उसके बाद ओड मल्टीपल्स चलेंगे उसके, बाकी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती।
तो इस तरीके से मतलब एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की ब्यूटी हो गई ना कि वो उन फ्रिक्वेंसीज को मिस करता है ना, वो फ्रिक्वेंसी उसमें आ ही नहीं सकती, अगली फ्रिक्वेंसी फिर वो बजेगा एक तरीके से, ठीक है। यहां बोलते हैं आप इसको, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये आपका सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, यहां पे आप बोलेंगे ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक है। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितने मल्टीपल है, नोट डाउन करेंगे। ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, सॉरी थर्ड हार्मोनिक, ये आपका फिफ्थ हार्मोनिक, और ये नोट भी कर लेंगे क्या, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप even harmonic frequencies are absent. In closed organ pipe, even harmonic frequencies are absent. Are absent. Even harmonics are absent. हाँ absent. नहीं पॉसिबल है ना, यहाँ पे इवन आ ही नहीं रही है। लेकिन जब ओवरटोन की बात करेंगे तो ओवरटोन, आप ओवरटोन में नेमिंग सेम रहेगी। ये आपका फंडामेंटल ओवरटोन है, ये नोट करेंगे एक बार, ये फंडामेंटल ओवरटोन है, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, यहाँ भी फंडामेंटल ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन। कल घर से पढ़ के आएंगे, हालांकि हल्का सा मुश्किल टॉपिक है, रिवाइज करके आएंगे, कल आते फिर रिवाइज कराऊंगा। थैंक यू।